पीछे छुपा होता है एक अनजाना सच। हर फुसफुसाती हवा में छुपी होती है कोई रहस्यमयी जादू, और हर खामोश आवाज के बीच बंधी होती है आत्माओं की कोई अनकही दास्तां। आप सुन रहे हैं आत्मा की राज, जहां अंधेरे की गहराइयों से उठती हैं वो कहानियां जो आपकी रूह को छू जाएंगी, जहां हर साये में छिपे हैं ऐसे राज जो सुनने वाले के होश उड़ा देंगे। तैयार हो जाइए उस रहस्यमय सफर के लिए जहां आत्माओं की आवाजें जागती हैं, जहां डर और सच्चाई के बीच की पतली सी रेखा पर चलना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है आत्मा की राजा की। तो जुड़िए हमारे साथ और इस डरावने, रोमांचक और रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां होती हैं वो बातें जो आपसे कहीं और नहीं सुनी जाएंगी। अब सुनिए, ये कहानी उस घाट की है जहां लोग आज भी रात होने के बाद अपना नाम जोर से लेने से डरते हैं। रुक्मपति घाट, इंड के बीच ये सुनसान नदी जिसे सब रुक्मपति घाट कहते हैं यहाँ पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, अधूरे वादों का हिसाब भी रखता है। सालों पहले इसी पत्थर पर एक दुल्हन लाल घूंघट में बैठी थी, अपने दूल्हे का इंतजार करते करते, और सुबह तक उसका नाम देवी की तरह पूजने लगे। पर उसकी मौत की असली वजह किसी ने नहीं पूछी। आज इतने साल बाद एक और परिवार मजबूरी में इसी रास्ते से गुजर रहा है। उन्हें नहीं पता कि जिसके पास वे शॉर्टकट समझकर आए हैं वह दरअसल किसी अधूरे रिश्ते का आखिरी मोड़ है। अगर तुम्हें लगता है कि वादा तोड़ने से बस दिल टूटता है, तो इस घाट की रात तुम्हें दिखाएगी कि कभी कभी पूरा परिवार डूब जाता है। ये है रुक्मपति की कहानी, जहां पानी में दिखने वाली परछाई सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, उसके पीछे कोई ऐसा भी खड़ा होता है जिसे तुम कभी छोड़कर चले गए थे। पहाड़ों के बीच बहने वाली उस नदी को लोग रुक्मपति घाट कहते थे, लेकिन गांव के बूढ़े आज भी उसका पुराना नाम नहीं लेते थे। सिर्फ इतना कहते, उधर वाली तरफ मत जाना, वहां कर्ज वसूलने वाली देवी रहती है। उस रात एक छोटा सा परिवार उसी घाट से होकर गुजर रहा था। पिता रमेश, पेशे से ट्रक ड्राइवर, माँ सीता बेटा, 14 साल का आदित्य बेटी, 9 साल की गुड़िया। ट्रक खराब होने की वजह से उन्हें गांव वापस लौटना पड़ा, और शॉर्टकट के नाम पर एक लोकल गाइड उन्हें इसी सुनसान घाट की पगडंडी से ले आया। रास्ते में हवा बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन रमेश के माथे पर पसीना था, जैसे यहाँ की हर झाड़ी, हर पत्थर उसे पहचानता हो। सीता ने नोटिस किया कि रमेश घाट की तरफ देखते ही नजरें झुका लेता है, पर कुछ पूछने पर टाल जाता है। पुरानी जगह है बस, यादें अच्छी नहीं हैं। घाट के बीच से गुजरते हुए अचानक नदी के ऊपर कोहरा घना होने लगा। पानी के बीचों बीच धुएं जैसी धुंध उठी और धीरे धीरे एक काले घूंघट वाली ऊंची आकृति बनने लगी। वही जो तुम्हारे फोटो में दिखती है, पानी से भी ऊंची, चुपचाप खड़ी हुई। गुड़िया ने सीता का हाथ कसकर पकड़ लिया। आदित्य की टॉर्च अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने स्विच दबा दिया हो। तभी घाट के पत्थरों पर रखी एक पुरानी लोहे की लालटेन अपने आप जल उठी। उसके पीले प्रकाश में सामने की चट्टान पर फीके अक्षरों में एक नाम दिखाई दिया, रुक्मपति। सीता ने धीरे से पढ़ा, पर रमेश ने तुरंत मना किया। नाम जोर से मत लेना, यहां ऐसा ही रिवाज है। सीता को पहली बार लगा कि रमेश इस जगह को सिर्फ जानता नहीं, बल्कि इससे डरता भी है। जैसे ही उन्होंने चट्टान का नाम पढ़ा, पानी की आवाज बदल गई। सामान्य बहाव की जगह अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पानी के नीचे से रोते हुए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए हों। आदित्य को साफ साफ किसी औरत का वाक्य सुनाई दिया, मैंने तुम्हें यहां छोड़ा था या तुमने मुझे? वह घबरा कर बोला, पापा, किसी ने कुछ कहा क्या? रमेश ने गुस्से में झिड़क दिया, कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है, तेज चलो। घाट पार करने के लिए उन्हें पत्थरों पर पांव रखकर नदी काटनी थी। जैसे ही रमेश पहले पत्थर पर चढ़ा, पानी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, लेकिन प्रतिबिंब के साथ एक और चेहरा जुड़ गया। एक जवान औरत, माथे पर भारी सिंदूर, आंखों में गुस्सा। वह प्रतिबिंब रमेश की तरफ देखते हुए होंठ हिलाने लगी, लेकिन ऊपर खड़े रमेश को सुनाई नहीं दे रहा था। आदित्य और सीता ने सिर्फ इतना देखा कि पानी में बने चेहरे ने धीरे धीरे रमेश के प्रतिबिंब का गला पकड़ लिया।
सीता ने घबराकर रमेश को आवाज दी, ये घाट तुमको इतना क्यों डरा रहा है? सच सच बताओ, पहले भी यहां आए हो ना? रमेश ने बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, कुछ जगहें इंसान नहीं चुनता, उसकी गलतियां चुन लेती हैं। यहीं से पहला बड़ा रहस्य खुलना शुरू होता है कि रमेश का इस घाट, अगर ये फ्लो सही लग रहा हो तो लिखो, हाँ आईएससी स्टाइल में आगे। फिर अगला हिस्सा वहीं से आगे रमेश ने पानी में झांकने की हिम्मत नहीं की, पर आदित्य का ध्यान बार बार उसी प्रतिबिंब पर जा रहा था। उसे साफ दिखा, रमेश के चेहरे के पीछे खड़ी उस औरत के गले में मोटी काली माला थी और माला के बीचों बीच रुक्मपति नाम का छोटा सा ताबीज चमक रहा था, जैसे पानी के भीतर भी आग जल रही हो। माँ पापा के पीछे कोई खड़ा है पानी में। आदित्य के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि रमेश ने तेज आवाज में टोका, पानी की तरफ मत देखो, पत्थर पर ध्यान दो, पैर फिसले तो सीधे बहाव में जाओगे। उसकी आवाज में चिंता कम, गुस्सा ज्यादा था, जैसे उसे डर था कि कोई उसके बारे में सच बोल देगा। सीता को पहली बार लगा कि रमेश सिर्फ बच्चों की सेफ्टी के लिए नहीं चिल्ला रहा, कुछ छुपा भी रहा है। घाट के दूसरी तरफ पहुंचते ही ठंडी हवा एकदम बंद हो गई, पर सीता ने देखा कि रमेश का दाहिना कंधा पूरी तरह गीला है, जबकि उसने पानी छुआ ही नहीं था। गीले कंधे पर उंगलियों के 5 साफ निशान बने थे, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर रोका हो। सीता ने कांपते हुए पूछा, ये कैसे लगा? रमेश ने बिना नजर मिलाए कहा, बस फिसला था, छींटे पड़े होंगे। उसी पल आदित्य को याद आया, जब वे लोग चल रहे थे, किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाया था, आज मत झूठ बोल रमेश, बच्चे सुन रहे हैं। रात को वे घाट से थोड़ा ऊपर एक टूटी कुटिया में रुक गए। गाइड ने बहाना बनाकर वापस गांव लौटने की जिद की। मैं ऊपर तक। कुटिया के बाहर से आती ढोल की उलटी ताल धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई बरसों पुराना बाराती जुलूस फिर से उसी घाट की तरफ लौट रहा हो। रमेश घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, कानों पर हाथ रख लिए, पर आवाजें रुकने के बजाय और साफ होने लगी। शुभ मुहूर्त बीत रहा है, दुल्हन को घाट तक ले आओ। रुक्मपति इंतजार 1999 की बात है। मैं तब भी ट्रक ड्राइवर था, पर आवारा था। गांव की ही एक लड़की थी, रुक्मपति। घर वालों ने हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं किया, तो हमने तय किया कि भागकर शादी करेंगे, इसी घाट पर, इसी रात, इसी चांद के नीचे। आदित्य और सीता चुपचाप सुनते रहे, जबकि गुड़िया फिर से नींद में बड़बड़ाने लगी। दुल्हन को अकेला मत छोड़ो, पानी ठंडा है। रमेश ने गला साफ किया। उस रात मैंने उससे वादा किया था कि पंडित आने से पहले मैं नदी पार करके दूसरी तरफ से फूल और मंगलसूत्र लेकर लौटूंगा। वह इस घाट की चट्टान पर घूंघट डालकर बैठी रही, जैसे फोटो में दिखता है। पर नदी के उस पार मुझे मेरे पुराने दोस्त मिले। शराब, मजाक। किसी ने कहा, देखते हैं कितनी देर तक घाट पर अकेली बैठी रहती है, भाग जाएगी तो समझो तुम्हारी किस्मत नहीं थी। मैं वापस ही नहीं आया। सीता। यह सुनकर कमरे का दिया अचानक बहुत तेज जल उठा और फिर आधा बुझकर सिर्फ लाल अंगारा रह गया, जैसे कोई गुस्से से दांत भींच रहा हो। दीवार पर छाया में दिखा घूंघट वाली लंबी आकृति खड़ी होकर कमरे के बीच आ चुकी है, पर उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा। सीता की आंखों से आंसू निकल पड़े। तूने उसे वहीं छोड़ दिया, रात भर के लिए, अकेली? रमेश ने सिर झुका लिया। सुबह जब होश आया, घाट पर सिर्फ उसका लाल घूंघट मिला और नदी में उतरती एक लाश, जिसे लोग कह रहे थे कि शादी से पहले ही देवी ने बुला लिया। किसी ने सच नहीं जाना कि उसे देवी ने नहीं, मैंने मारा था, अपने डर, अपनी कायरता से। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तो ये रुक्मपति घाट देवी का नाम नहीं, उसी लड़की का नाम है ना? रमेश कुछ बोल पाता, उससे पहले बाहर ढोल की आवाज एकदम बंद हो गई। नदी की दिशा से अब सिर्फ पायल की धीमी छनक आ रही थी, जैसे कोई भारी लहंगा घसीटते हुए पानी से बाहर आ रहा हो। कुटिया के दरवाजे पर धीरे धीरे गीले पैरों के निशान उभरने लगे। पहले एक जोड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कई बार कोई भीतर आया और मुड़ा हो। आखिरी निशान वहीं आकर रुका जहां गुड़िया लेटी थी।
सीता ने हिम्मत करके गुड़िया को गोद में उठाना चाहा, पर उसके हाथ एक ठंडी दीवार से टकराए। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक अदृश्य शरीर जिसकी ठंडक हड्डियों तक उतर रही थी। उसी समय गुड़िया की आवाज बदली हुई, पर शांत सुनाई दी। मैंने कभी बच्चों से हिसाब नहीं मांगा रमेश। मेरा कर्ज तुम पर था, लेकिन तुमने अपने डर से भागने के लिए अपने ही परिवार को इस घाट पर ला खड़ा किया। रमेश घिसटते हुए उस अदृश्य साए के सामने आ गया। जो सज्जा देनी हो मुझे दे, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। शब्द पूरा भी नहीं हुआ था कि कुटिया की छत में दरार पड़ने लगी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से चल रही हो। मिट्टी गिरती गई और दरार के बीच से चांद की रोशनी के साथ वही विशाल काले घूंघट वाली आकृति झुककर अंदर झांकती दिखी, बिल्कुल उसी रूप में जैसे घाट पर पानी से उठती थी। अगला मोड़ अब सबसे ज्यादा रियल और डरावना होगा। यहां से तय होगा कि रुक्मपति बदला लेगी या सच सुनकर अपना कर्ज बच्चों पर से हटाकर सिर्फ रमेश पर डालेगी। और क्या इस बार भी रमेश भागेगा या पहली बार अपने गुनाह का पूरा सामना करेगा? जब कहो अगला हिस्सा यहीं से आगे बढ़ा दूं, जहां छत टूटती है और पूरा परिवार घाट की तरफ खींचने लगता है। छत की दरार पूरी तरह खुल गई। ऊपर से टूटती मिट्टी के बीच से उसी काली साड़ी वाली सिर झुकाए विशाल आकृति की परछाई अंदर उतरने लगी, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान उल्टा लटक कर नीचे आ रहा हो। कुटिया के चारों कोनों में पानी रिसने लगा और फर्श पर नदी का ठंडा बहाव महसूस होने लगा, जबकि वे अभी भी ऊंचाई पर थे। गुड़िया अचानक सीता की गोद से छूटकर दरवाजे की तरफ चलने लगी। कदम उसके थे, लेकिन चाल किसी और की, भारी सुहागिन की तरह खनकती। उसके पीछे पीछे आदित्य भी जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंधा बाहर खींचने लगा। सीता ने बच्चों को पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ ठीक गुड़िया के पीछे खड़ी अदृश्य दुल्हन से टकराए। एक पल को उसे साफ महसूस हुआ, भीगी साड़ी का कपड़ा, ठंडा मगर बेहद भारी घूंघट और गले में कांपती हुई मोटी माला। रमेश ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुक्मपति, मुझसे जो गलती हुई उसका बदला बच्चों से मत ले। तू जो चाहे सजा दे, पर इन्हें छोड़ दे। उसके बोलते ही कुटिया की दीवारें गायब हो गईं। अगले ही सेकंड सब खुद को फिर घाट की वही चट्टान पर खड़ा पाए, जहां पत्थरों के बीच से नदी बह रही थी और बीच में धुंध से बनी काली आकृति पानी के ऊपर खड़ी थी। रात, चांद, कोहरा, सब कुछ वैसा ही था जैसा 1999 की उस रात में। फर्क बस इतना था कि इस बार रुक्मपति अकेली नहीं थी। उसके ठीक सामने पत्थर पर घुटनों के बल बैठा रमेश था और उसके पीछे सहमे हुए आदित्य, गुड़िया और सीता। रुक्मपति का घूंघट हल्का सा उठा, बस इतना कि उसके होंठ दिखें, सूखे, फट चुके, पर मुस्कान वैसी ही जैसी किसी दुल्हन की विदाई से पहले होती है। आवाज सीधी रमेश के कान में नहीं, नदी के हर छींटे से आ रही थी। तू भाग कर गया था ना, आज भागने की कोई दिशा नहीं है। ये घाट गोल है, जहां से भाग वहीं लौट के आएगा। अचानक नदी की धारा उलटी बहने लगी। पानी ऊपर की तरफ उठता, फिर घाट की सीढ़ियों पर चढ़ता और रुक्मपति की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गया। उस रात के बाद सीता बच्चों को लेकर गांव लौट आई, लेकिन उन्होंने किसी को सच नहीं बताया। गांव वालों ने बस इतना सुना कि रमेश घाट पर फिसल कर बह गया और पंडितों ने इसे देवी की मर्जी कहकर मामला बंद कर दिया। मगर आदित्य और गुड़िया के लिए घाट अब सिर्फ नदी नहीं था। हर शीशे, हर पानी की बाल्टी, हर काले कांच में उन्हें वो पत्थर, वो धुंध और लाल घूंघट साफ दिखता था। कई साल बाद जब आदित्य बड़ा होकर खुद ट्रक ड्राइवर बना, तो उसने कसम खाई कि कभी रुक्मपति घाट वाले रास्ते से नहीं जाएगा। पर किस्मत हमेशा वही करवाती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। एक रात माल जल्दी पहुंचाने की मजबूरी में मालिक ने उसी रूट का ऑर्डर दे दिया। नक्शे पर साफ लिखा था, शॉर्टकट रुक्मपति चौखट के रास्ते। आदित्य ने नजरें फेर लीं, पर साइन बोर्ड ने जैसे उसे पुकारा। वादे तो सब करते हैं, निभाने कितने आते हैं। ट्रक चलाते वक्त जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर कुछ सेकंड को साफ दिखा। लाल साड़ी में बैठा एक साया जो उसे वही पुरानी कुटिया याद दिला रहा था।
उसने तुरंत शीशा नीचे झुका दिया, पर रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से शादी के पुराने शोर, शहनाई और ढोल की उलटी आवाजें आने लगी, जैसा उसके पिता ने सुनाया था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, रुक्मपति का कर्ज खत्म नहीं हुआ। बस अगली पीढ़ी को यह याद दिलाना बाकी था कि डर से भागकर सच नहीं बदलता। गुड़िया ने दूसरी तरफ अपना रास्ता चुना। वह गांव में ही रहने लगी और हर अमावस को घाट पर एक दिया जलाने जाने लगी, बिना किसी ताम झाम के। गांव वाले उसे पागल समझते, पर धीरे धीरे जब देखा कि जो भी जोड़ा शादी से पहले उसके साथ घाट पर दिया जलाकर सच सच वादा करता, उनकी जिंदगी में कभी रुक्मपति का साया नहीं आया, तो लोग उसे घाट की छोटी बहन कहने लगे। रात में कभी कभी जब वह अकेली घाट पर बैठती, तो पानी में उसे अपना नहीं, उस लाल घूंघट वाली बुआ का चेहरा दिखता। इस बार बिना गुस्से के, बस हल्की सी थकी मुस्कान के साथ, जैसे किसी ने आखिरकार उसका इंतजार पूरा कर दिया हो। आज भी अगर कोई लड़का शहर से लौटते हुए उसी घाट के पास अपनी होने वाली दुल्हन को इंतजार में अकेला छोड़ने की सोचता है, तो ट्रक या बाइक की हेडलाइट में कुछ सेकंड के लिए काली साड़ी का पल्लू जरूर लहराता है। लोग कहते हैं वो रुक्मपति नहीं, उसके धोखे की याद है, जो हर पीढ़ी को एक ही बात सिखाने वापस आती है। प्यार से बड़ी कोई कसम नहीं, और जो इसे तोड़ता है वो सिर्फ किसी इंसान से नहीं, पूरी घाट से धोखा करता है।